ठीक है। अच्छा नहीं बना तो सामने से बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? हर पल मन का बदलना, भावनाओं का बेकाबू होना, काल्पनिक दुनिया को हकीकत समझना, ये सभी कंडीशंस दस्तक देती हैं कि सामने वाले का मन घायल है, बीमार है, उस व्यक्ति को मदद की सख्त जरूरत है। मुझे पता है वो मार देंगे मुझे। मुझे मत मारो, मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी तुम्हें। मैं अपने आप को मार डालूंगी मैं अपने आप को। मेंटल इलनेस की पीड़ा भयंकर होती है, पर मानसिक मरीजों की देखभाल करने वाले, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने वाले लोग अक्सर खुद बहुत दर्द सहते हैं। ये दर्द भी एक दस्तक है कि मदद करने वालों को भी मदद की जरूरत पड़ती है। स्कूल में मजा आता है? हाँ पापा। पापा, जब होमवर्क नहीं मिलता है ना तो अच्छा लगता है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है पापा। हम कहाँ जा रहे हैं पापा, और हम यहाँ क्यों आए हैं? साहब, रोजाना की तरह फैक्ट्री जा रहा था सुबह, अचानक क्या देखता हूँ दोनों बच्चे सोए हुए हैं। पास में जाकर देखा तो समझा, बेचारे दोनों बच्चे। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन लड़की की पॉकेट से ही मिला है। नेशनल पीपल्स बैंक। आसपास और कुछ नहीं मिला सर। लाशों को देखकर लग रहा है कि गला दबा के मारा गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आसपास के पुलिस थानों में मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। एक आदमी अपने 2 बच्चों को जंगल ले गया। बच्चे डरे हुए थे, आदमी खामोश था। दूसरी सुबह दोनों बच्चे हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। पिता गायब था, बस उसका एटीएम कार्ड उसकी बेटी की जीन्स में पाया गया। कौन थे ये बच्चे? कहां था इनका पिता? क्या ये हत्याकांड एक अनसुनी दस्तक का नतीजा था? ये कार्ड अश्विन व्यास के नाम पर है और 19 नवंबर यानी कल 700 का विड्रॉल हुआ था हमारे पनवेल एटीएम से। टाइम सुबह 10:35। अश्विन व्यास का एड्रेस बताइए। 12 सनविला अपार्टमेंट्स, पनवेल। जी, अश्विन व्यास हैं घर पे? वो मेरे पति है। क्या बात है? प्लीज बताएंगे भी, हुआ क्या है? आपके हस्बैंड कहाँ है मिसेस व्यास? बच्चों को लेकर अपने दादाजी के यहाँ गए। कब गए? कल सुबह। बच्चे अभी दादाजी के यहाँ हैं? हाँ, वही होने चाहिए। क्यों पूछ रहे हैं आप? चेक किया पहुंचे कि नहीं? देखिए इंस्पेक्टर, अब आप डरा रहे हैं मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? एज क्या है? मेरी बेटी पारुल 12 साल की है
और बेटा अमित 10 साल का। फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं? जी नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि हुआ क्या है मेरे बच्चों के साथ। पहले आप फोटोग्राफ दीजिए, फिर बताता हूँ। सर, इस औरत की आंखें कुछ है सर? कुछ तो अजीब है। मेरे पति ने भेजा ना तुम दोनों को यहाँ। क्या बोला मेरे बारे में? कहा होगा कि मैं खाने में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह जहर मिलाती हूँ, है ना? हाँ हाँ। आपके ससुर जी कहाँ रहते हैं? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने ही भेजा ना तुम दोनों को यहाँ पर। तुम दोनों की साजिश पता चल गई मुझे। तुम दोनों मेरा यहाँ मर्डर करने आए हो ना? बोलो, आँख मिलाकर बात क्यों नहीं करते मुझसे? क्यों बोलती बंद हो गई ना? हाँ, साजिश पकड़ी गई तुम्हारी। आपके ससुर जी कहाँ रहते हैं मिसेस व्यास? तुम वही हो ना जो बाजार में मेरा पीछा करती हो? आज पुलिस वाली की एक्टिंग कर रही हो। क्या हुआ भाभी? बताइए ना भाभी, क्या हुआ? नहीं तो अश्विन और बच्चे तो यहाँ नहीं आए। आपके बच्चों पारुल और अमित दोनों की लाशें मिली हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है सर? कहाँ मिली? कसारा घाट के जंगलों में, इगतपुरी की तरफ। कसारा लाश? ये क्या 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 कुसुर पुसुर रह रही है मेरे बच्चों के बारे में? हाँ, बताओ मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है? तुम लोग जो बोल रहे हो ना, सब सुनाई दे रहा है मुझे। क्या 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 साजिश रची जा रही है? बताओ मुझे। हाँ, बोलो बोलो। नवंबर की शाम को वो तीनों घर आने वाले थे, लेकिन अचानक से सब कुछ बंद हो गया। और फिर 18 नवंबर को भी सब कुछ बंद था, बाला साहिब का फिनरल जो था। लेकिन अश्विन ने हमें बताया ही नहीं कि वो सोमवार 19 नवंबर को हमारे यहाँ आने वाला है। आपकी बहू वैभवी तो कह रही थी कि 19 नवंबर की सुबह वो बच्चों को लेकर आपके घर के लिए निकला था। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था सर। और अब तो भाभी एकदम से चुप हो गई है। लेकिन उसने आपको फोन करके चेक नहीं किया कि अश्विन और बच्चे पहुंचे कि नहीं? और ना ही उसने तब फोन किया जब 19 नवंबर की रात को अश्विन और बच्चे घर नहीं लौटे। सर, अश्विन के सेल फोन से 19 नवंबर को 9 को कॉल्स किए गए और ना ही उसे कोई कॉल्स आए। लास्ट कॉल का लोकेशन क्या था? उसका घर। अश्विन के घर की तलाशी लेनी होगी। एक बात बहुत अजीब लगी इसके लिए। 2 बच्चे रहते थे यहाँ, 12 साल की लड़की और 10 साल का लड़का, पर एक भी फ्रेम्ड फोटो नहीं है। कोई निशानी नहीं कि ये बच्चों वाला घर है। और ये किचन में बहुत बू है, लगता है हफ्तों से साफ नहीं हुआ है। माजरा क्या है? देखिए, चुप रहने से किसी का भला नहीं होगा। और ये बेडरूम में इतनी सारी दवाइयाँ किसकी हैं? बात दरअसल ये है सर कि मेरी भाभी वैभवी बीमार रहती है, वो सारी दवाइयाँ भी उसी की हैं। जो लगता है वैभवी ने ली ही नहीं है। अश्विन काम क्या करता है? गारमेंट की एक दुकान में सेल्समैन है। सर, अश्विन का मोबाइल।
लगता है बिना सेल के निकला है घर से बच्चों को लेकर। सर मुझे लगता है किसी किस्म का प्लान बनाया गया है सर। हो सकता है। अश्विन के नाम रेड अलर्ट इशू कर दो, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। एटीएम से सिर्फ 700 रुपए विड्रॉ किया गया, पर अगर पहले से काफी पैसे कैरी कर रहा है तो बात अलग है। अश्विन और वैभवी के घर में पुलिस को कुछ अजीब महसूस हुआ। पुलिस को अंदाजा लग रहा था कि उस घर में कुछ गलत है, लेकिन उन्हें इन दोनों बच्चों की हत्या के सुराग नहीं मिल रहे थे। पारुल और अमित, इन दो छोटे बच्चों को किसने मार दिया था? फिलहाल उनका पिता अश्विन व्यास प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस उसे अब तक ट्रेस नहीं कर पाई थी। पर उस घर में ऐसी कौन सी अजीब बात थी जो पुलिस को खटक रही थी? नहीं तो अश्विन तो यहाँ नहीं आया। आखिरी बार कब आया था? 17 को 3:30 बजे तक वो काम कर रहा था। फिर हमें खबर मिली कि बाला साहब ठाकरे जी का निधन हो गया है। फिर हमने दुकान बंद कर दी। 18 को भी दुकान बंद रही। 19 को फिर 12 बजे दोपहर के बाद हमने दुकान खोली, पर अश्विन ने ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। ना कोई टेलीफोन कॉल, ना उसका कोई मैसेज। साहब 19 को मैंने भी उसे फ़ोन ट्राई किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। सर अश्विन व्यास की कोई खबर नहीं है। बड़ा ही अजीब केस है। सब कुछ एक अलग दायरे में बंधा है। एक तरफ 2 बच्चे हैं जो मर गए हैं, पिता गायब है और माँ किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। सर घर की तलाशी के दौरान ये मिला। डॉक्टर सोहम नेरकर, वैभवी का डॉक्टर लगता है सर। एमडी साइकेट्री। वैभवी व्यास साइकोलॉजिस्ट विनीता तांबे के रेफरेंस से मेरे पास आई थी। उसे मैं ही ट्रीट कर रहा था। किस बीमारी के लिए डॉक्टर नेरकर? वेल नॉर्मली हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस नहीं करते। कौन सी बीमारी है मिसेस व्यास को डॉक्टर? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक दुनिया को सच मानता है। मुझे मत मारो, मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। उसे आवाजें सुनाई देती है, हर किस्म के भ्रम होते हैं और उसे एक्सट्रीम डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर फ्लैट में हमें ढेर सारी दवाइयाँ मिली हैं। ये बात इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट अक्सर मानता ही नहीं कि वो बीमार है और दवाइयाँ लेता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स वायलेंट भी हो सकते हैं? जरूरी नहीं है, पर कई केसेस में हो सकते हैं, होते भी हैं। आप वैभवी को कब से ट्रीट कर रहे हैं? 5 साल से। उससे पहले डॉक्टर विनीता तांबे उससे काउंसिल कर रही थी। सर अभी तक अश्विन व्यास की कोई खबर नहीं मिली। एक बात समझ में नहीं आ रही। वैभवी को एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें वो शायद वायलेंट हो सकती है, पर इन 2 बच्चों के कत्ल में हमारा चीफ सस्पेक्ट उसका पति अश्विन है। देखो, तुम मुझे यहाँ बंदी बनाकर नहीं रख सकती। चलो दो चाबी मुझे, दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चाबी दो। भाभी? अच्छा भाभी, हाँ अब मुझे अपनी भाभी बना लिया। अच्छा प्लान है। देखो मैं कह देती हूँ, हाँ मुझे मेरी चाबी चाहिए। मैं पुलिस को बुला दूंगी, वरना मिलिट्री भी आ सकती है यहाँ। बुलाओ पुलिस को। भाभी आपके बच्चे। मेरे बच्चे? आपके बच्चे? क्या मेरे बच्चे? क्या पारुल और अमित मर चुके हैं वो। आप समझती क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे मर चुके हैं। ये सारे जो पैतरे हैं ना तुम्हारे, मुझ पर नहीं चलने वाले। जाओ जाकर किसी और को डराना। मैं ये सारी साजिश, सारी प्लानिंग समझती हूँ। देखो मेरे बच्चे हैं ना, घर पर हैं। मैंने उन्हें अलमारी में बंद करके रखा है, समझी? घर पर बिल्कुल ठीक है वो। ये जो सारे पैतरे हैं ना तुम्हारे, किसी और पर जाकर चलाना, मुझ पे नहीं चलने वाले। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है घर पर। जब अश्विन से शादी हुई तब वैभवी बिल्कुल ठीक थी। 15 साल पहले की बात है। अश्विन भैया तो भाभी से बहुत प्यार करते थे। तो फिर उनकी ये हालत हुई कब से? बच्चों के आने के बाद भी
वो काफी अच्छी थी, बस यही कोई 5-6 साल पहले से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और सबसे मुश्किल बात तो ये है सर कि भाभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मेंटली बीमार है, दवाई भी नहीं लेती है। दवाई? क्यों? मुझे क्या हुआ है? तुमने एक हफ्ते से बच्चों के लिए टिफिन नहीं बनाया है, सुबह नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, और तुम बाई को भी घर में आने से रोक रही हो। बाई तो अभी आकर गई ना। नहीं, वैभवी नहीं आई है। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज एक बार डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर के पास जाकर क्या होगा? तुम अच्छी हो जाओगी। मतलब मैं बुरी हूँ? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक बुरी पत्नी हूँ? मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, बुरी माँ हूँ, मेरा सब कुछ बुरा है। नहीं वैभवी, तुम बुरी नहीं हो। तो फिर मुझे अच्छा क्यों बनाना चाहते हो? हाँ, मैं बुरी नहीं हूँ तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? ये सब तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना? मुझे सब समझ में आता है, समझे तुम सब मेरे खिलाफ हो ना? हाँ, मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हो तुम लोग। कैसा प्लान वैभवी? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैभवी, वैभवी प्लीज प्लीज तुम रो मत, एक बार चलो, बच्चों की खातिर, हमारे बच्चों की खातिर, पारुल और अमित के लिए, प्लीज एक बार चलो। काफी कोशिशों के बाद अश्विन और हम उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर विनीता तांबे। लेकिन 1 साल बाद। क्या हुआ 1 साल बाद? देखो अश्विन, तुम 1 साल से बड़े पेशेंटली वैभवी को मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आ रहे हो। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है, बट आई एम अफ्रेड ये काफ़ी नहीं है। वैभवी को मेडिकेशन पे डालना होगा। मेडिकेशन? हाँ, पहले हम डिप्रेशन सस्पेक्ट कर रहे थे, पर अब वैभवी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखा रही है। मुझे इन बीमारियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, आपको जो दवा देनी है दे दीजिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ काउंसलिंग कर सकती हूँ, मैं दवाएं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। दवाएं प्रिस्क्राइब करना एक साइकियाट्रिस्ट का काम है। मैं आपको डॉक्टर सोहम नरकर के नाम एक रेफरेंस लेटर दे रही हूँ, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, है ना? हाँ वैभवी। तो अब हम यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। चलो अच्छा है, बेकार में कितने पैसे बर्बाद हो गए ना। घर चले? हाँ चलिए। हमने उससे कहा, बेटी हमारे पास आकर रहो, आराम मिलेगा, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो अपने घर में भी अकेले अकेले रहने लगी सर। घंटों तक बेडरूम में बंद रहती, दरवाजा अंदर से बंद करके, घर के अंदर भी किसी को नहीं आने देती थी, खास करके बाई या नौकरानी को। घर की हालत इतनी खराब रहती थी सर, इतनी खराब कि बस पूछिए मत। लेकिन हमारा बेटा अश्विन, वो डट कर खड़ा रहा। वो बच्चों के लिए बाप और माँ दोनों बन गया। वो बच्चों को मेरे यहाँ ले आता। दर्शन और उसकी पत्नी नंदिनी ने बच्चों को बहुत संभाला, माँ बाप की तरह। वो बच्चों को रोज सुबह मेरे घर छोड़ जाता और फिर शाम को काम से लौटते वक्त वो अपने साथ घर ले जाता। 5 साल से डॉक्टर नेरकर भी कोशिश करते रहे, लेकिन भाभी की हालत में कोई खास फर्क नहीं आया। आप सोच ही नहीं सकते कि वो क्या सोच रही है। मतलब बहुत मुश्किल होता है सर। मम्मी गलती से हो गया। गलती से? धार देखिए इसके, इससे किसी का भी गला कट सकता था। मम्मी मैं साफ कर दूंगी। क्या क्या साफ कर दोगी? ये माने सबूत? तुम दोनों मुझे मारने का सबूत बैठाना चाहते हो ना? हाँ, मुझे मारने का प्लान है ना? ताकि किसी को पता ना चले कि तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बोलो। नहीं मम्मी, गलती से गिर गया। गलती से गिरा? गलती से गिरा? हाँ, गलती से गिर गया। ये किसी का गला कट सकता था इससे। मेरा गला कट सकता था।
मारना चाहते हो ना? मम्मी 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 मुझे मत मारो, मैं वो नहीं हूँ, कोई और हूँ मैं। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी तुम्हें। मैं अपने आप को मार डालूंगी मैं अपने आप को। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है, मम्मी अपने आप को कुछ कर लेगी। जा तू जल्दी जा, पापा को फोन कर जा। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी। वैभवी 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 देखो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैभवी दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना है? अरे देखो, तारक मेहता का टाइम हो गया, चलो हटो। बच्चों पर बहुत बुरा असर हो रहा था और मेरे बेटे अश्विन पर भी। उनकी तो पूरी लाइफ ही खराब हो चुकी थी सर, कहीं आना जाना नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। अश्विन भैया को हर तीसरे दिन छुट्टी लेकर घर को और बच्चों को संभालना पड़ता था। अश्विन को हमेशा एक ही डर सताता था कि वैभवी कहीं कुछ कर ना बैठे बच्चों के साथ या फिर खुद अपने साथ। हरिकृष्ण जी, दर्शन, अश्विन कहाँ है? एक घर जो घर नहीं रहा था बल्कि दर्द और थकान का डेरा बन चुका था। ऐसे घर से अश्विन 19 नवंबर को अपने दोनों बच्चों के साथ निकल पड़ा। फिर अश्विन उन्हें कसारा घाट के जंगल ले गया। घर से बाहर लिया गया हर कदम घर की तरफ इशारा कर रहा था कि इस भयंकर हत्याकांड की प्लानिंग उस बदनसीब घर में ही की गई थी। और बच्चों का पिता गायब था। कहां था अश्विन? क्या हुआ था उसके साथ? मेरे पति अश्विन? हाँ जी। कहाँ होंगे इंस्पेक्टर? काम पर। बच्चे कहाँ होंगे इंस्पेक्टर? स्कूल में है। वैभवी जी, क्या आपने अपने पति अश्विन और बच्चों पारुल और अमित को मार डाला? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मुझे मारकर मेरी लाश किसी जंगल में फेंकना चाहते हो? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वैभवी नाम की औरत थी। हाँ, तुम्हारा प्लान कामयाब हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी। बस बहुत हो गया रोना धोना। देखिए, मुझे घर जाना है, अभी बहुत काम है घर पे। घर जाना। ये पुलिस स्टेशन है ना? तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो मुझे? क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? बताओ मुझे। मेरे पति ने क्या बोला मेरे बारे में? यही बोला होगा ना कि मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ, बहुत बुरी माँ। हाँ, खाने में नमक की जगह चीनी मिलाती हूँ और चीनी की जगह जहर। हाँ, यही बोला ना? बोलो। सॉरी, पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ। बहुत सालों से सोई नहीं ना। देखिए, मुझे घर जाना है, अभी घर जाना है मुझे। इन्हें घर ले जाओ। विजय, लगता है हमें वो जंगल फिर से पूरी तरह कोम करना होगा। हो सकता है वहां हमें एक और लाश मिले, अश्विन की लाश। सर, वो मर्डर स्पॉट यही है। चलो देखते हैं।
सर सांस चल रही है सर। एम्बुलेंस बुलवाओ जल्दी। जी सर। अश्विन, मारे गए बच्चे पारुल और अमित का पिता, वैभवी का पति, ठीक उसी जगह पाया गया जहां 3 दिन पहले बच्चों की लाशें मिली थी। अश्विन खुद अधमरी कंडीशन में था। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, काफी खून बह चुका था। कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से बहुत वीक हो गए। मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? हाँ, बच जाएगा। अब ठीक है। बात कर सकते हैं डॉक्टर? हाँ, पर प्लीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। जी। मैं जानता हूं तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, पर अश्विन कुछ बातें तुम्हें बोलनी हैं, कुछ बातें हमें तुमसे जाननी है। तुम्हें बताना है कि तुम्हारे बच्चे पारुल और अमित दोनों का मर्डर हो गया है। तुम जानते हो किसने मार डाला उन्हें? अश्विन व्यास, किसने? ये क्या कर रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं थी धूल। पता नहीं किसने डाली है यहाँ। कहीं तुमने तो नहीं डाली? ये सब तुमने किया ना? हाँ? वैभवी, तुम कुछ देर जाकर अपने कमरे में आराम क्यों नहीं करती हो? अगर मैं घर का कुछ काम करूं तो क्या बिगड़ जाएगा? तो तुम ये जताना चाहते हो कि मैं घर अच्छी तरह से संभाल नहीं सकती, मैं घर का ध्यान नहीं रखती? हाँ, तो मुझे कपड़ा दो, मैं साफ करती हूँ। ये सब दो। क्या ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है क्या? हाँ, चलो जाओ काम करो अपना। तुम यहाँ भी आ गए? वैभवी, दोपहर का 1 बज रहा है, बच्चे भूखे हैं, मुझे भी भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। कुछ बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा, तुम फिर से मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? हाँ, मैंने यहाँ खाना बना कर रखा था, तुमने फेंक दिया? वैभवी, वो खाना नहीं था, सड़ चुका था। पता नहीं कितने दिन पहले बनाया गया था ये। तुमने मेरा बनाया हुआ खाना फेंक दिया? मैंने यहाँ बच्चों के लिए बना कर रखा था। वैभवी, वो खाना खाने लायक नहीं था, बच्चे खाते बीमार पड़ जाते। तो तुम ये कह रही हो कि मैं अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ? मैं अपने बच्चों को मार डालूंगी? वैभवी, तुम अपनी दवाई क्यों नहीं ले रही हो? पिछले 1 हफ्ते से तुमने एक भी गोली नहीं ली है। अच्छा, जासूसी हो रही है? हाँ, मेरी गोलियां गिनी जा रही है। प्लीज तुम अपनी गोली ले लो। तुम गोली लेती हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है। मैं गोली लेती हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मेरी गोलियों में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते हो ना? हाँ, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा करके मारना चाहते हो। तुम मारना चाहते हो मुझे? नहीं वैभवी, तुम हम तीनों को मार रही हो। रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहे हम तीनों। तुम समझती क्यों नहीं हो? तो मैं ही जिम्मेदार हूँ? हाँ, मुझे पर उंगली उठाई जा रही है ना? तुम एक काम करो, ये किस्सा ही खत्म कर लो, मुझे मार डालो। मैं ये रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ चुकी हूँ। मार डालो मुझे। मारो मारो अश्विन, मारो मुझे, मार डालो मुझे। मैं शादी के बाद 8 साल तक मैनेज करता रहा। मुझे लगा ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद के 6 साल सब कुछ बिखरने लगा। एक एक दिन भारी पड़ने लगा। मैं वैभवी को संभाल नहीं पा रहा था, बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा था। मैं दुखी रहने लगा। मैं अपने बाबूजी और भाई और भाभी पर अपने बच्चों का बोझ नहीं डालना चाहता था। हर एक की अपनी अपनी जिंदगियां होती हैं। हर वक्त तो कोई दूसरों की देखभाल नहीं कर सकता ना।
जा रहे हो तुम? बाबूजी के यहाँ कुछ दिन रहने। तुम्हें आना है? अब पूछ रहे हो मुझे? जब ये तुम्हारी सारी प्लानिंग हो गई है तब? मैं नहीं पूछती तो ऐसे ही दरवाजा बंद करके चले जाते ना, मुझे घर के अंदर बंद करके। मैं अंदर भूखी प्यासी मर जाती, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाता, है ना? यही बात है ना? मैं फेल हो गया था इंस्पेक्टर। ना मैं वैभवी को संभाल पा रहा था, ना अपने बच्चों को नॉर्मल जिंदगी दे पा रहा था। हम सारा दिन यहाँ वहां घूमते रहे। फिर शाम को मैं पारुल और अमित को कसारा घाट ले गया। पापा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं पापा? और हम यहाँ क्यों आए हैं? बच्चों, मैं थक गया हूँ। हम भी पापा। हाँ पापा, पैर दुख रहे चल चल कर। पारुल, अमित, मुझे नहीं पता, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? बेटा, तुम दोनों उसे, तुम्हारी मम्मा को संभाल नहीं पाओगे। कुछ साल तक तुम्हारे दादाजी तुम्हारी देखभाल करेंगे, लेकिन एक दिन तो वो भी चले जाएंगे। दर्शन और नंदिनी, तुम्हारे चाचा चाची जिंदगी भर तो तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते, उनके भी तो बच्चे हैं। उन्हें समझाना मुश्किल तो था, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत कुछ देखा था, बहुत कम अच्छा, बहुत ज्यादा बुरा। वो समझने लगे। मैंने उन्हें समझा दिया कि मैं खुद को मार डालने वाला हूं। इस सारे झमेले से निकलने का यही एक तरीका है। मैंने पारुल को अपना एटीएम कार्ड दे दिया और वहां से भाग जाने को कहा, कहीं दूर नई जिंदगी जीने को। पर तब मुझे लगा, मेरे मासूम बच्चे जाएंगे कहां, जिएंगे कैसे? बाहर की दुनिया तो तकलीफों भरी है, उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, शायद मौत से भी बुरा। तो मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को मारने से पहले उनकी तकलीफों को दूर करना है। दोनों यूं सर हिला हिला कर मेरी बात सुन रहे थे। समझ गए बेचारे, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा की बात समझ गए और रोते रोते वही सो गए दोनों। जगी हालत में मैं वो काम नहीं कर पाता। मैं दोनों के सो जाने तक का इंतजार करता रहा। मैंने सोच के रखा था, पहले उनके दर्द खत्म करूंगा, फिर अपने आप का। मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था। उनकी लाशें नहीं देख पाया, मैं भाग गया वहां से।
3 दिन में पागलों की तरह भटकता रहा, सड़कों पर सो रहा था, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा था। मैंने एक ब्लेड खरीदा और मैं दोबारा से उस जंगल में गया, अपने बच्चों को एक लास्ट बार देखना चाहता था, पर वो वहां नहीं थे। मेरे पारुल और मेरा अमर नहीं थे वहां। मुझे बस मरना था, मर जाना था, जल्द से जल्द उनके पास जाना था, मेरे पारुल और अमित के पास। मुझे जब यहाँ होश आया तो मुझे लगा मैं मर चुका हूं, खत्म हो गया सारा दर्द। कुछ भी ठीक से नहीं कर सका, मैं ना अच्छा पति बन सका, ना अच्छा पिता। अश्विन पर उसके दोनों बच्चों की हत्या का चार्ज लगा है। वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की प्रोसेस में है। वैभवी इस वक्त अपने ससुराल में है। लगातार कोशिश की जा रही है कि वो अपनी दवाइयां रेगुलरली खाए ताकि उसकी तबीयत में सुधार हो सके। वैभवी स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है और इस मानसिक विकार के लक्षणों के 2 सेट्स हैं। एक को पॉजिटिव सिम्टम कहा जाता है, जिसमें मरीज को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं, मतलब अलग अलग काल्पनिक लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। मरीज किसी झूठी या बेबुनियाद बात को सच मान लेता है और एक काल्पनिक दुनिया में काल्पनिक पात्रों के साथ जिंदगी जीता है। अक्सर बेमतलब शब्दों को दोहराते रहना, हर चीज हर शख्स पर शक करना कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इस विकार के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं हमेशा चुप रहना, लोगों से दूर रहना, किसी भी तरह के इमोशन को बयां न करना, फील न करना और किसी भी किस्म के काम को न कर पाना। वैभवी सफर कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका पति अश्विन और बच्चे पारुल और अमित की जिंदगी भी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। वक्त के साथ वैभवी की देखभाल करते करते अश्विन को खुद देखभाल की जरूरत पड़ गई थी। वो टूट रहा था, बिखर रहा था। उसका मन भी मायूसी और असहायता की गिरफ्त में धंसता जा रहा था, पर उसकी ये बेसिक जरूरत पूरी नहीं हो पाई। मदद करने वालों को भी मदद की जरूरत होती है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर और अन्य विकारों का मैनेजमेंट और उनके ट्रीटमेंट की सफलता इस बात पर काफी निर्भर करती है कि हमें उस बीमारी का कितनी जल्दी पता लग पाता है। और इस बीमारी का जल्दी पता तभी लग सकता है जब हम अपने आप पर और अपने करीबी लोगों पर बारीक नजर रखें। अगर कोई रिश्तेदार या दोस्त लगातार इरैशनल बर्ताव कर रहा है तो उसे मूडी का खिताब देकर इग्नोर करना समझदारी नहीं है। उसी तरह अगर हम अपने आप को भी छोटी छोटी बातों पर इरैशनली रिएक्ट करते हुए पाएं तो उसे इग्नोर करना भी हानिकारक हो सकता है। हमारे समाज में मेंटल इलनेस को एक कलंक माना जाता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये बात सोसाइटी और प्रोफेशन दोनों में फैल गई तो ये खबर उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यकीन कीजिए कि समाज की फिक्र की वजह से अपनी मेंटल इलनेस को दबाए रखना, इलाज ना करवाना अपने और अपने परिवार की बलि चढ़ाने के बराबर है। अन्य बीमारियों की तरह मानसिक विकार का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पर भरोसा करें, वो आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। वो आपकी डिग्निटी और प्राइवेसी को बनाए रखेंगे। देश भर में मानसिक रोगों के लिए कई हेल्पलाइंस हैं। आप शुरुआत एक फोन कॉल से कर सकते हैं। बात तो 16 आने सच है। जब औरत की टांगों पर जीन्स पैंट और हाथ में मोबाइल हो तो समझो बर्बादी शुरू। अच्छे अच्छे लड़के भी बेचारे बहक जाते हैं और कांड हो जाता है, और फिर देखो पूरे देश में आग लग जाती है बेकार में। सर, बलात्कार तो जीन्स और मोबाइल के आने से पहले भी होते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि औरतों की आजादी पर पाबंदी लगाने से बेहतर है मर्दों की सोच को बदला जाए, उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि औरत और मर्द बराबर हैं? और माफ करो जी, हमारे यहाँ बहू बेटियों के साथ ऐसी बातें कभी नहीं होती। हमारी बच्चियाँ सर ढककर घर को चलाती हैं। हमारे देश को एक औरत ने चलाया था। कई राज्यों में औरतें आज भी मुख्यमंत्री हैं।
शहरों में हजारों लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पैसा कमा रही हैं, घरों में तरक्की आ रही, देश आगे बढ़ रहा है सर। बस कर छोरी, बस कर। एक तो मर्द का कंधा औरत के कंधे से ऊंचा होता है और सारी दुनिया के सामने औरत कंधा मिलाएगी तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? देश खाका आगे बढ़ेगा। आज भी औरत ही बच्चा जनती है, औरत घर बसाती है, आंगन सजाती है, मर्द कमाता है और औरत और बच्चों को संभालता है। आज तक यही होता रहा है और यही होगा। जिसे तुम बदलाव कह रही हो वो बदलाव नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। जिसकी शुरुआत तुम शहर वालों ने की। सारे संस्कार, सारी तमीज मिट्टी में मिल गई तुम लोग और तुम्हारा शहर हिंदुस्तान को नहीं बनाते। हम लोग यहाँ गांव में शर्म को बचाए हुए हैं। आज भी हमारे संस्कार और हमारी मर्यादा जिंदा है। हमें कोई छू कर तो दिखाए। अरे गिनती में हम ज्यादा हैं, सरकार हम बनाते हैं और गिराते नहीं हैं। पर बेटा जा कहाँ रहे हो? बोला ना वो, पता नहीं, बस जा रहा हूँ। पर बेटा यहाँ कुछ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना मम्मी। खुदा हाफिज। अरे बाबा कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ शिमा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड ऑफर। एक तो मुंबई जैसी जगह नहीं इस दुनिया में, और तुम्हारी जैसी लड़की भी तो नहीं है। कम ऑन यार, आ जाओ। अरे सोचने का मौका तो दो। कम ऑन यार, हम दोनों एक साथ होंगे, एक ही शहर में होंगे। तुम्हें अभी सोचना है? आशी, मैं कह रहा हूँ तुम आज ही रेजिग्नेशन दे दो और जल्दी आ जाओ। और सुनो, मुंबई आकर बैग्स पैक कर लेना। या वेरी फनी। आ रही हो ना पक्का? आई मिस यू यार लॉट्स। আমি সত্যি বলছি। আমি জানি। ঠিক আছে, मैं मॉम डैड से बात करती हूँ। आशिमा, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और आशिमा, प्रसन्नजीत भी तो है वहाँ। शादी के पहले दोनों वक्त गुजारोगी तो अच्छा रहेगा। पर दीदी सिर्फ वक्त गुजारते मत रहना। और आपको पता है 3 साल से मैं वेट कर रही हूँ, कब मैं करीना कपूर के जैसे लहंगा सिलवाऊंगी, कब आपका संगीत होगा, कब फुल ऑन मेहंदी होगी। उफ दी, आपने तो बोर कर दिया मुझे। ए हेलो, ये असली लाइफ ना कोई करण जौहर मूवी नहीं है। अरे हमें अपने करियर सेटल करने हैं, खुद सेटल होना है। और प्रसन्नजीत को अभी वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ। एंड यू हैव नो आइडिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना कटथ्रोट कंपटीशन होता है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम यार। बेटा उसी का तो मजा है। मुंबई की कंपटीशन आदमी हो या औरत, उससे उसका बेस्ट निकलवाती है। पता नहीं डैड, बट फर्स्ट टाइम मुंबई, मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वस लग रहा है। मेरी बेटी आशिमा और नर्वस, डोंट जोक। और देखो वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया कि नहीं? आज सबमिट कर रही हूँ। एक्सीलेंट। एंड ट्रस्ट मी बेटा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। होपफुली। कम ऑन कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है? जी। व्हाट जी? घूरते क्यों रहते हो? जी नहीं तो क्या नहीं तो? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ नॉन स्टॉप घूरते रहते हो। कोई और काम धंधा नहीं है? प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में? सुन, उठो ना, मैं 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। 5 मिनट ना प्लीज, ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा। I'll get up in 5 minutes। अच्छा ठीक है, जितना भी काम है ना इस वीकेंड तक खत्म कर लेना। संडे को कोई काम घर मत लाना। मैं पहले से ही कह रही हूँ, संडे को हम सुबह जल्दी उठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और बाहर जाके खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे।
ओके? अब नींद नहीं आ रही? नौटंकी। अरे सुनो ना, सुनो। रुको, इधर आओ। तुम्हें तमीज से समझाए, तुम्हें समझ में नहीं आता? हिम्मत कैसे हो जाती है सब करने की? समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ? Excuse me, what happened? Any problem? Sir, this guy is such a big pervert. मैं सोसाइटी में जब आती हूँ, जब जाती हूँ, ये कॉन्स्टेंटली घूरता रहता है। इसकी गंदी नजर हटती ही नहीं है। And it's so irritating. क्यों बे? खाल उतरवाना चाहता है क्या? मैंने इसे टोका भी, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। कभी-कभी मन करता है एक थप्पड़ लगाओ, तब इसे समझ में आएगा। नाम क्या है तेरा? अमजद। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो उठा के फेंकवा देंगे बाहर। चल ड्यूटी कर अपनी, चल। डोंट वरी, हम लोग सेक्रेटरी से इस मैटर पे बातचीत करेंगे। थैंक यू। मुंबई की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी, एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की को अश्लील नजरों से घूरता रहता है, उसे हर पल अनकंफर्टेबल फील कराता है। वो लड़की चुप नहीं बैठती, इग्नोर नहीं करती, वो विरोध करती है और उसे वार्निंग देती है। इस वार्निंग के दौरान बिल्डिंग के दूसरे लोग भी आ जाते हैं, वो भी उसे चेतावनी देते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौटता है। अब सबसे अहम सवाल है, क्या ये चेतावनी, क्या ये वार्निंग काफी थी? क्या कोई ठोस कदम ना उठाना एक दस्तक थी कि अब बहुत गलत कदम उठने वाले हैं? पेट में चूहे साले जॉगिंग कर रहे हैं। खाना तैयार हुआ क्या? बन रहा है। तो दोबारा लगाना, आटा लगाना। हमारा जो सुपरवाइजर है ना ससुरा, मच्छर है, खून चूसता है हरामखोर। अब क्या हुआ बिरजू? अरे यार वही रोज का, हम कहे डबल ड्यूटी करेंगे तो डबल तनख्वाह लेंगे, तो भाई सीधा गणित है। तो बोला नहीं 1.5 देंगे। कहे भाई तुम्हारे बाप का ब्याह है? तो भाई सीधा हिसाब होना चाहिए ना, डबल का डबल। हम भी मुंह पे बोल के आ गए कि अपना डबल ड्यूटी डालो अपना जेब। हम तो ओडो मस्त लगाएंगे और अपने खोली में मस्त सोएंगे। का भाई? अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्या लटकाए हो? तुम्हारा भी सुपरवाइजर तुम्हारा पैसा वैसा काट लिया का? साली हमको बोलती है झापड़ मारेगी। कौन साली? 804 वाले जो साहब है ना, उनके हमें बोलती है झापड़ मारेगी, सारी दुनिया के सामने बोली। तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? साला लड़कियों की तमीज नहीं यहाँ पर, बेशर्मी की हद पार होती है। साला हमको बोलती है कि थप्पड़ मारेगी। ओ अमजद, यहाँ का हिसाब किताब अपने गांव जैसा नहीं है कि लड़की लोग नजर नीचे करके रहेगी। यहाँ दूसरा हिसाब है बाबू। हम भी शुरू में आए थे तो बहुत तकलीफ होता था, धीरे धीरे आदत पड़ गया। तो तुमको एक सलाह देते हैं, तुम ये सब फालतू मत सोचो और ये पतलून वाली मैडम लोगों को झेलने की आदत डाल लो। बाबू हम तो कहते हैं आंख मूंद के बस ड्यूटी करो, ड्यूटी। खाओ। Oh God.
डार्लिंग, हाउ आर यू? प्रसून, अच्छा सुनो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या करूं? तो सिक्योरिटी को बोल दो ना, वो सेट कर देंगे। वैसे भी कॉम्प्लेक्स में ऑन कॉल 24 आवर्स एक इलेक्ट्रिशियन है, वही रहता है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? क्योंकि इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है। मेरे पास ए विंग के सिक्योरिटी वाले का नंबर है, सो आई विल फॉरवर्ड यू हिज नंबर। तुम उसे बोल देना कि इलेक्ट्रिशियन बुला दे, राइट? ओके, बाय, सी यू। हेलो। हाँ वॉचमैन। जी। मैं 804 से बोल रही हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे? ओके मैडम, 10 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज। जी। आशिमा, आशिमा के पेरेंट्स पहली फ्लाइट से आ रहे थे। आपकी आखिरी बार इससे कब बात हुई थी? रात को 2 बार हुई थी। पहली बार कुछ 11:30 बजे जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी, और दूसरी बार कुछ 1:15 बजे। प्रसून, इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि सिर्फ बेडरूम का फैन चालू रखें, बाकी सारे अप्लायंसेस बंद करने को बोला। इट सीम्स वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अभी तो काम कर रहा है वो। नहीं, अभी तो वो चला गया, कल सुबह फिर से आएगा। कह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब लेकर। अब तुम कब तक आ रहे हो? आशु, बहुत काम पड़ा है, लेट हो जाएगा, तुम सो जाओ। ओके, टेक केयर, बाय। वो मेरी लास्ट बात हुई थी। इलेक्ट्रिशियन ने उससे कहा था कि सिर्फ फैन ऑन रखे। आपकी पहली बार उससे बात हुई थी रात को 11:30 बजे। उसने कॉल किया और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी गई है। मैंने सिक्योरिटी वाले का नंबर दिया और उसे कहा कि उसे बोले कि इलेक्ट्रिशियन भेज दे। ड्यूटी पर अमजद खान था सर। अब कहाँ है? होना तो यहीं चाहिए था, पर अभी है नहीं, कहीं चला गया है और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है वो। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ। जी सर। ये सीसीटीवी कैमरास का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? कहीं नहीं होता सर, दिस इज ओनली फॉर अ शो। मैंने कमेटी को 50 बार बोला है, ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मनी इज नॉट एन इशू, जरूरी है, लेकिन नो, अब देख लो। सर, जिस सिक्योरिटी गार्ड को आशिमा ने फ़ोन किया था उसका नाम अमजद खान है। वो गायब है और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है। मेरा नाम श्याम तावड़े है साहब। मैं इस फ्लैट में 2 बार ही आया था। 2 बार? हो साहब, पहली बार तकरीबन 11:45 पर। 804 में बिजली गुल हो गई है। चल। अभी क्या अभी? हाँ, अभी क्या अभी।
भैया लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? मैडम प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है। इधर ही से ट्रिप हुआ था रे। अभी बरोबर हो गया मैडम, देखो एक बार आप चेक कर लो अंदर। थैंक यू भैया। जब बराबर हुआ था तो दूसरी बार क्यों आया? फिर से पावर ट्रिप हुआ था ना साहब, अमजद ने मेरे को दोबारा से बुलाया। कितने बजे? 1-पौने घंटे बाद, तकरीबन 1:45 बजे साहब। क्या भैया एक ही बार सेट कर दो ना, बार बार वही प्रॉब्लम। मैडम वापस नीचे से ही ट्रिप हुआ है, मैं एक बार नीचे से चेक करके आता हूँ। यार ये ऐसा क्या हो रहा है बार बार? वायरिंग का कोई लोचा रखता है रे। मैडम एक बार अंदर चेक करना होगा। चलिए। मैडम इधर तो सब फिट है, मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम लगता है। तो अभी क्या करना होगा? अभी फुल घर का वायरिंग चेक करना पड़ेगा मैडम। अभी इतनी रात को? एक काम करो ना मैडम, आप आपके बेडरूम का फैन का लाइन अलग है, इसको अभी चालू रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। सुबह मैं अपने 2-3 लड़के लोग को लेकर इधर आऊँगा ना, थोड़ा सामान वामान भी चेंज होएगा, फुल घर का वायरिंग चेक करेंगे, प्रॉब्लम पकड़ में आया तो बस फटाफट हो जाएगा। ओके ठीक है। बस साहब मैं अमजद के साथ नीचे आ गया और अमजद गायब है। घर के चाबियों के 2 सेट्स हैं, एक मेरे पास और एक आशिमा के पास। घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। या तो आशिमा ने खुद दरवाजा खोला है या कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया है। नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी सर। लेकिन प्रसन्नजीत ने कहा कि जब उसे बॉडी मिली तो उसने आप लोगों के फ्लैट्स के बेल बजाए थे सुबह 4:20 पर। रफीक जी खोलिए प्लीज, हेल्प हेल्प। दिनेश जी खोलिए प्लीज। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने नहीं सुना सर। बिजली 2 बार गई थी और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई थी। पड़ोसी रात भर आराम से सोते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ना ही किसी की चीखें और ना ही झड़प की आवाजें। उन्हें तो प्रसन्नजीत द्वारा बजाई गई डोरबेल भी नहीं सुनाई दी। और सिक्योरिटी मैन अमजद खान गायब था। अमजद और आशिमा के बीच पहले से तनाव था और उस रात अमजद भी इलेक्ट्रीशियन के साथ 2 बार फ्लैट में गया था। नाइट ड्यूटी से अभी लौटा नहीं है अमजद। वो और किसी को जानता है मुंबई में? हम ही को जानता है साहब, और बिरजू को, मतलब ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ रहता है। तुम दोनों भी सिक्योरिटी का काम करते हो? जी साहब। ये बिरजू कहाँ है? ड्यूटी पर ही होगा साहब। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में तो नहीं है सर। लेकिन पड़ोसी तो कह रहे थे कि किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं। इतनी गहरी नींद सभी पड़ोसी होते, अनबिलीवेबल। एड्रेस में तो सिर्फ गुलमर्ग श्रीनगर लिखा है। बंदा 2 साल से आपकी एजेंसी में काम कर रहा है, ना तो उसके गांव का पूरा एड्रेस है और ना ही कोई कांटेक्ट नंबर। सच कहूँ साहब तो ऐसे लोगों को ना कोई ठिकाना होता है, ना कोई फ़ोन नंबर, हर दूसरे दिन सिम बदलते हैं। सर वो काफ़ी रेगुलर था। उसकी एजेंसी के पास उसका बेसिक एड्रेस नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है। वो आदमी रेगुलर कैसे हो सकता है? और आप लोग बता रहे हैं कि उसका आशिमा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, तो कॉलोनी ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग सजेशन देने वाले थे कि पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दिया जाए। आपके 3 बिल्डिंग्स हैं, 18 गार्ड्स हैं, एक सुपरवाइजर है, लेकिन किसी भी गार्ड्स के पेपर सही नहीं है और ऊपर से एक मिसिंग हो गया है। सर समझाए कैसे? लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हैं, लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर वो 4-5 हज़ार ही खर्च करना चाहते हैं। सर 500 रुपए बढ़ाने की बात करते हैं तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर देते हैं मीटिंग में। अरे करोड़ों के फ्लैट हैं और सिक्योरिटी 5,000 की।
क्या हिफाजत करेंगे वो लोगों की? फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, झड़प तो मजबूत हुई है, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। प्रसन्नजीत का बजाया गया डोरबेल भी नहीं सर। ये प्रसन्नजीत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? वो ऑफिस में ही था, मैंने उसके दोनों दोस्तों से चेक किया, एक को उसने वाली ड्रॉप किया था और एक को दादर। इसका मतलब है इस वक्त हमारा मुख्य आरोपी है अमजद खान, सिक्योरिटी गार्ड, जो इस वक्त गायब है। सर मैंने उसकी तस्वीर श्रीनगर फैक्स की है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि वो स्कैन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। हेलो सर जी, ब्रिजेश तिवारी बोल रहा हूँ, अमजद खान के साथ रहने वाला। अमजद का फोन आया था साहब, उसने कहा उससे गलती हो गई, उसने बहुत गलत काम कर दिया है। कहाँ से किया था फोन? ये नहीं बताया साहब। सर घूम गया था हमारा, खून सवार था हमारे ऊपर, खून चढ़ गई थी यार। अबे पागल, कहाँ छुपे हो तुम? अरे यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रही है। एक काम करो, तुम फटाफट वहाँ से आ जाओ और पुलिस को सब साफ साफ बता दो। तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। अब मैं नहीं आने वाला। तो कहाँ जाओगे? जा रहा हूँ कहीं, पूछ मत, कहाँ नहीं बताऊंगा। अब अमजद हमारी बात। उसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डाल दो, वो मुंबई छोड़कर भाग ना पाए। सर दोबारा उसका फोन आए तो उसे समझा देना, जितना भागेगा उतना तड़पेगा वो। पकड़ा तो वो वैसे भी जाने वाला है, सरेंडर करने के लिए बोल देना उसे। सरेंडर का मतलब समझता है ना? तो समझते हैं सर, और हम उसको समझा देंगे सर। हाशिमा ने मुझे सिक्योरिटी वाले को बताया था, लेकिन तभी हमें लगा नहीं था इतना सीरियस है, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सोसाइटी में सबको मालूम था कि उस दिन हाशिमा ने सबके सामने उसे डांटा था, लेकिन फिरोजपुर का लंडा जनाब, अमजद खान नाम है उसका, उसका अब्बा ट्रेड पोस्ट पर हमाल है। अमजद घर कहाँ? कौन सा ये वाला? अमजद कहाँ है? 5 साल से मुंह नहीं दिखाया उसने साहब। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंबई में एक लड़की का खून किया उसने। या अल्लाह, 2 साल पहले एक बार फोन आया था उसका, तभी तो कह रहा था सब अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, पर हमको 1 पैसा भी नहीं भेजा साहब, कसम खुदा की 1 पैसा नहीं भेजा उसने। सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सहारा बनना था तो क्या कर डाला। क्या कर। देखो ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप सच सच बताओ। हम झूठे नहीं है साहब, हम झूठे होते तो क्या इतने गरीब होते? अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारी टच में है और तुम हमें नहीं बता रहे हो तो खैर नहीं, मुंबई पुलिस और हम दोनों मिलकर हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। वो तो अमजद कर ही चुका है, अब क्या करना बाकी है साहब? 5 साल पहले रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में अमजद अपने गांव से निकल पड़ा। 2 साल पहले आशिमा मुंबई आ गई अपना करियर बनाने। आशिमा अमजद की विकृति का शिकार हुई थी और अब अमजद फरार था। वो भाग रहा था पुलिस से और अपने आप से, अपनी विकृति से और अपनी विकृति के अंजाम से। सर, अमजद ने 10 मिनट के लिए सेल ऑन किया था। लोकेशन? बोरीवली स्टेशन के आसपास। सूरत में किसी से बात हुई इसकी। हाँ अमजद बोल भाई। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे आना है, आज शाम को ही निकल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना भाई? नहीं यार, खैरियत नहीं है, पहुँच कर सब कुछ बताता हूँ तुझे। अच्छा सुन, मुझे लेने के लिए आएगा ना सूरत स्टेशन पर? हाँ हाँ आऊँगा ना भाई। ठीक है, शाम तक पहुँच जाऊँगा और स्टेशन पे पहुँच के फ़ोन करता हूँ तुझे। खुदा हाफिज़। हमने सूरत फ़ोन करके फैज से कहा है कि वो अमजद को अलर्ट ना करे। नहीं करेगा सर। उसका पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस करो। चलो।
बहुत शौक है तेरे को भागने का। सबके सामने बोली कि झापड़ मारेगी, साला सबके सामने बेइज्जत किया हमें। तभी हमने ठान लिया था कि हम भी दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है मैडम। पहली बार हमें उस औरत के घर में घुसने का मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरी बार हमने बिजली फिर गुल कर दी। मैडम एक बार ये अंदर चेक करना होगा। चलिए। आपकी बार घर की चाबी हाथ लग गई। उसके बाद थोड़ी देर में हम उसके घर पहुंच गए। हम चाकू लेकर अंदर गए थे। इस बार हमसे बदतमीजी की तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार थे। वो उड़ गई, हाथ पैर चलाने लगी, हमारी बात नहीं सुनी। तब तो बस हमारी हट गई, हमसे टक्कर लगी तो हमने उसका गला ही काट डाला। कॉलोनी के बाहर एक कचरे का ढेर है। वर्दी और चाकू उसी में फेंक दिया मैंने। मदद के लिए कितना चिल्लाई मेरी बेटी। She shouted and shouted, पर किसी ने नहीं सुना, या सुना पर कुछ किया नहीं। कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्या सब अपनी जिंदगी में इतना इन्वॉल्व है? क्या हो गया है हम सबको? जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हम रोते हैं, लेकिन ट्रेजेडी रोकने के लिए उंगली तक नहीं उठाते। और फिर कभी ज़्यादा डर लगे तो गुस्सा दिखाते हैं, सड़कों पर आते हैं। फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। हम और हमारी जिंदगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स, EMI, ब्लड शुगर, छुट्टी, फॉरेन एजुकेशन, प्रमोशन, दिस एंड दैट एंड दैट। यार मैंने सुना है ये सिक्योरिटी सर्विस टॉप की है, द बेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन गेट पे बैठ के दिन भर आराम करने का 11,000 रुपीज़ पर मंथ, इट्स नॉट हैपनिंग। देख कोई एग्री नहीं करेगा। अरे यार 11 उसने कोट किया है, हम उसे उतना देंगे थोड़ी। हम 7 से शुरू करेंगे, 8 तक मान जाएगा वो। क्यों? हाँ भाई पैसे बहुत ज्यादा है, कम तो कराने ही पड़ेंगे। अरे भाई सब मेंबरों को राजी कैसे करेंगे फिर? नहीं करना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं बात। हाँ बात करना ही पड़ेगा।
पुलिस इस वक्त अमजद खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रही है। मर्डर के साथ साथ मोलेस्टेशन और अटेम्प्टेड रेप के भी चार्जेस लगाए जाएंगे। हाल ही में हुए दिल्ली केस के बाद पूरी संभावना है कि ये केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस केस में भी मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, जैसे कि दिल्ली के केस में मृत्युदंड की मांग हुई है। जुर्म के लिए कड़ी सजा होनी ही चाहिए। सजा का डर जुर्म को कंट्रोल करता है। अगर सजा जरूरी है तो जुर्म को रोकने के लिए कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने अमजद खान को काम पर रखा था, उस एजेंसी के अपने पेपर्स भी डामाडोल पाए गए। पुलिस को पता चला कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया। और बहुत चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर एजेंसीज की यही हालत है। बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी पैसा बचाना चाहती है, प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है और ऐसी एजेंसीज पर क्रैकडाउन नहीं हो पाता है। कहीं से भी किसी पर प्रेशर नहीं, और तब तक नहीं जब तक कोई भयंकर हादसा दस्तक नहीं देता कि जागो, आप दलदल में धंस रहे हैं। अमजद खान को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आशिमा के साथ न्याय हो, ताकि समाज में, देश में कानून बना रहे। पर क्या एक अनइक्वल बटा हुआ समाज अपने आप में एक जुर्म नहीं है? इसके लिए क्या सजा है और किसे दी जाए? और सबसे जरूरी सवाल कि इस जुर्म को रोका कैसे जाए। हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम औरतों पर होने वाले सेक्सुअल अटैक्स को कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। औरतों पर हिंसा करना, जिसमें रेप भी शामिल है, दरअसल एक पुरुष प्रधान समाज का बाय प्रोडक्ट है। और इसकी झलक हमें अपने पॉलिटिशियंस के बयानों में अक्सर देखने को मिलती है, जो औरतों के कपड़ों और उनकी टेक्नोलॉजी की समझ पर आए दिन टिप्पणी कसते रहते हैं। ये पिछड़ी हुई सोच पुरुषों को विरासत में मिली एक विकृति है। स्त्रियों के प्रति नफरत समाज के हर तबके के कुछ पुरुषों में पाई जाती है, बीमारी की तरह। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी की, जो पूरे देश को दीमक की तरह अंदर से खाए जा रही है, और वो है एक तरफा विकास। हमारे देश में कई भारत बसते हैं और उस अलग अलग भारत के भी कई विभिन्न अंग हैं जहां संवैधानिक हक की दस्तक कभी गूंजती ही नहीं। विकासशील शहरी भारत को आर्थिक और सामाजिक अंधकार में फड़फड़ाते हिंदुस्तान के बारे में सोचना ही होगा। वो वक्त आ गया है जो दरअसल बहुत पहले आ चुका था, और वो बार बार दस्तक देता जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग गांव से शहर की तरफ चल पड़े। छोटे कस्बे रातों रात शहर बन रहे हैं, पर गांव से आने वाले लोग, ये शहर बनने वाले कस्बे, क्या मानसिक रूप से शहरीकरण के लिए तैयार? क्या उनके लिए हमारे शहरों के पास वो सुविधाएं हैं जो उन्हें सभ्य समाज का एक अंग बनाएंगे, उन्हें बेहतर जिंदगी बनाने के लिए अवसर देंगी? तो फिर क्यों हमारे नेता, हमारा प्रशासन अर्बन माइग्रेशन को दोष देने की बजाय विकास को गांव तक क्यों नहीं लेकर जाते? क्यों हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं? इनका आयोजन गांव में क्यों नहीं किया जाता? प्रोग्रेसिव सोच पिछड़ेपन की दीवार को चीर क्यों नहीं पाती? जब तक हम ये सवाल बार बार नहीं उठाते और बतौर जवाब प्रशासन और समाज कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जुर्म रुकने का नाम नहीं लेगा। 2005 में धनंजय चटर्जी को फांसी हुई थी। वो कोलकाता की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था और उसने एक बच्ची का रेप और मर्डर किया था। लेकिन क्या अमजद खान और दिल्ली रेप केस के आरोपियों पर इसका कुछ असर हुआ? क्या उन्हें मालूम भी था कि ऐसा हुआ है? लेकिन क्या उन अमीरजादों को उस फांसी की सजा का खौफ है जो आए दिन औरतों पर रेप करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं? अगर अमजद एक ऐसे माहौल में पला होता जहां औरत न दासी है न देवी, बल्कि एक बराबर की नागरिक है, अगर अमजद एक ऐसे माहौल में पला होता जहां सबको विकसित होने का समान अवसर मिलता, तो अच्छे चांसेस थे कि अमजद उस विकृति का शिकार नहीं होता और आशिमा अमजद का शिकार नहीं होती। आप इसे एक काल्पनिक सोच कह सकते हैं, लेकिन जहां तक इस केस का सवाल है, आशिमा का असली गुनहगार अमजद खान है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और एक अच्छे नागरिक बनकर बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।